चलिए बच्चों, तो आज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये चैप्टर पहले किस किस ने पढ़ रखा है? यस सर, पढ़ा है। पढ़ रखा है ना सबने? यस सर। बाकी बच्चे सो गए क्या सब? यस सर, पढ़ा है। चलिए, न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, बस ये समझो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर ज्यादा है। ठीक है, इसका हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। आज का सेशन इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। बाकी बच्चे आप रिवीजन कर रहे हो ना खुद से? सर नीट में वैसे रेडियो एक्टिविटी भी आएगा इस चैप्टर से? हाँ हाँ, रेडियो एक्टिविटी भी वो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा आपको मैं, वो भी आएगा। आपके नीट के एग्जाम की डेट फाइनल होगी ना? यस सर, 17। 17, क्योंकि बीच में कह रहे थे ना पोस्टपोन कराने के लिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, लेकिन अभी होगी नहीं पोस्टपोन। ठीक है, 17 जुलाई आपकी फाइनल डेट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो न्यूक्लियर फिजिक्स, तो कौन बताएगा मुझे न्यूक्लियस के बारे में? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का पार्ट क्या क्या होता है बच्चों? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही। तो बच्चों हमारे जो न्यूक्लियस है उसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के। प्रोटॉन का मास है, और ये बच्चों न्यूट्रॉन का मास। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको पता चलेगा कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो काफी बहुत ही मामूली, मतलब ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा होता है। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितना ज्यादा होता है बच्चों? इतना। ये बेसिकली, हाँ सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम क्या करते हैं, मास जो ना इलेक्ट्रॉन का, वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का मास बच्चों ज्यादा होता है और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम बात करें बच्चों, एक्चुअली क्या है, हम इन सब के लिए ना एक जो केजी है ना, केजी, वो यूनिट हम यूज नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। तो हम बच्चों यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो यस सर। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12। हमने 12 क्यों लिया? बिकॉज कार्बन के अंदर क्या होता है बच्चों, 6 प्रोटॉन होते हैं और प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों एक्चुअली हम क्या मानते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन हम थोड़ा इक्वल मानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, बच्चों आ रही मेरी बात समझ में? सो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? याद आता है बच्चों, 1.66 इंटू 10⁻23 kg। ठीक है, आगे बच्चों इसको हम एनर्जी में चेंज करेंगे, आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे आगे। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? आज का सेशन बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, चीज आपको ज्यादा याद रखनी है, थोड़ी सी समझनी है। आई होप सबको मेरी आवाज साफ आ रही है, इसलिए बच्चों मैंने अपनी वीडियो भी ऑफ कर रखी है। ठीक है, सर काफी स्लो आ रही है, पर मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? कम आ रही है? एक सेकंड रुको। यस सर, थोड़ी स्लो आ रही है। मैंने फुल आवाज कर रखी है, फिर भी कम ही आ रही है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है, बच्चे यहाँ से तो, हाँ एक मिनट, अभी कुछ इंक्रीज हुई? अब ठीक हुई कुछ? हाँ बच्चों पहले से ठीक है क्या? नहीं सर, वैसी है। सर कोई बात नहीं, आप पढ़ाओ। चलो ठीक है, ठीक। चलिए नाउ अगर बात हम करें तो न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन की बच्चों, तो देखो ये क्या अपना, ये अपना जो भी एटम है या जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका हम सिंबल यहाँ यूज करते हैं। एक है इज द मास नंबर विच इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जेड क्या बच्चों, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एंड एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इज इक्वल टू जेड प्लस एन।
ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते कौन आंसर देगा सबसे पहले। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम एक्स। ये कहाँ से आवाज आ रही है? मेरी सबको आवाज साफ आ रही है अब? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम एक्स ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए इज। चलो बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से। सर सी होगा। सर सी। इतना शोर कहाँ से आ रहा है? यस सर, बहुत श्योर आ। बताओ बच्चों, मास सर नंबर ऑफ सी। न्यूक्लियॉन्स। ओके ठीक है बच्चों, इसका आंसर है डी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया? बच्चों जल्दबाजी में आंसर मत करो, न्यूट्रॉन्स नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर, आ गई है। चलिए बच्चों भागते भागते आंसर मत करो प्लीज, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो। ठीक है चलिए, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। फर्स्ट इज आइसोटॉप्स। इसमें क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक ही इसका प्रोटोन नंबर है या एटॉमिक नंबर है और एक ही इसका मास नंबर है। फिर क्या बच्चों, ड्यूटेरियम 1 2, देन बच्चों ट्रिटियम 1 3। अब देखो सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बच्चों, सेम है लेकिन सबके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, second is isotopes, means the nuclei having equal number of neutrons are called isotopes. जैसे कि बेरिलियम 4Be9 और बोरोन 5B10। तो बच्चों दोनों के नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 5 है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आपको दिख रहा है ये वाला एग्जांपल C613 एंड नाइट्रोजन 714। तो बच्चों कितने 7 है, इसके भी 7 है। ठीक है, आइसोबार द न्यूक्लियर which have the same mass number but different atomic number Z are called isobar। तो जो मास नंबर क्या है, सेम है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो डिफरेंट है। तो नीचे ठीक क्या है, लिखा जाता है? कहाँ पे? तो नीचे ये है फिर जैसे हाइड्रोजन का। H1 H2 H3 में लिखा है ना, तो नीचे की साइड एटॉमिक नंबर लिखा जाता है या हाँ मास? ये एटॉमिक नंबर है, नहीं बेटा ऊपर ऊपर आता मास नंबर। ठीक है, आप चाहे आगे लिख दो चाहे एच के साइड में लिख दो। जैसे कि कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर 14 है, एंड न्यूट्रॉन का 7 एटॉमिक नंबर है, 14 नंबर मास नंबर है। ठीक है, तो बच्चों जिसके तो अगर मान लो फिर कोई ऐसे, क्लियर है, अगर मान लो बच्चों ऐसे कोई न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर सेम है बट बच्चों एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोटॉप्स में क्या बच्चों, सेम प्रोटॉन है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन है। आइसोटॉन्स में बच्चों क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यस चल क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू 12C एटम 14C एटम हैज। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी बच्चों क्या आंसर है? सर, आई थिंक सर डी होगा। चलो सर सी ए। सी ए ओके, बाकी बच्चे सी ए आंसर किसने दिया? सर डी दिया है। डी ठीक है, बाकी बच्चे? बच्चों ए आंसर तो हो ही नहीं सकता
सकता ना, क्योंकि कार्बन का आप एटॉमिक नंबर कैसे चेंज कर दोगे? प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता ना, प्रोटॉन का कैसे होगा आप बताओ? हाँ जी बताओ, प्रोटॉन को कैसे होगा? प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता। सर सी। बिल्कुल सही। तो आंसर बच्चों क्या है? सी। क्यों? बिकॉज देखो ना बच्चों, सी 12 6 एंड 14 सी। ठीक है, ये देखो अब निकालो ऐसे, पी कितना है? 6, पी कितना है? 6, एन कितना है? ए माइनस जेड। ठीक है, ए कितना है? 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 14 माइनस 6 कितना? 8। तो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चों सेम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सेम है? क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों एक्चुअली जो न्यूक्लियस है ना उसका साइज बहुत ही छोटा होता है, बस फर्मी लेवल में होता है, फर्मी। ठीक है, 10⁻15 मीटर, -15 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, और हुआ क्या बच्चों, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया ना बहुत सारे, हमें क्या देखा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। ए क्या है? इज मास नंबर। ठीक है, ओके। सो न्यूक्लियर रेडियस इज R is equal to R0 A⁻1/3। एक है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और R0 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब देखो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है न्यूक्लियस का तो आप तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि हम स्फीयर मान के चलते हैं। हम तो बच्चों स्फीयर मान के चलते हैं ना, न्यूक्लियस को हम मानते हैं स्फीयर है। तो 4/3 πr³। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब आप आर की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? R0 एंड A⁻1/3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक किसको समझ आया बच्चों? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे टोटल मास निकालना है, अगर मैं बोलूं कि एक न्यूक्लियन का मास m है, तो बच्चों टोटल मास कितना हो जाएगा? m इंटू ए हो जाएगा। ए क्या है बच्चों? मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियन। कैसे भाई? देखो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ए क्या है? मास नंबर है। वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही तो होता है। अगर आप एक का मास अगर स्मॉल m मान लोगे तो टोटल मास न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा? m इंटू ए। ये बात किस किस को समझ आई? आई क्या बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो इससे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। द डेंसिटी d ऑफ न्यूक्लियर मैटर वेरीज विद न्यूक्लियर नंबर। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बच्चे सही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्राई डी। करो एक बार। ओके डी। बाकी बच्चे? सर ए हो सकता है इसका। आप कैलकुलेशन करो ना। सर ये वैसे होगा ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। बिल्कुल सही तो सोचा ऑप्शन लड़के ने, डी बिल्कुल आएगा। सही। हाँ जी, बाकी बच्चे बताओ। बिल्कुल सही। देखो क्यों भाई, हमें क्या पता है? हमें निकालना है क्या? एक मिनट, हमें निकाले डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास कितना देखा हमने? m इंटू ए। वॉल्यूम हमने अभी तो निकाला था, कितना था? 4/3 पाई R0³ इंटू ए से ए कैंसिल, बस आ गया आंसर डी। चलो, सो न्यूक्लियर डेंसिटी बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी इज मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि m इंटू ए डिवाइड बाय 4/3 हमें अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस r ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर a
कैन बी एस्टिमेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, इट फॉलोज दैट मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दो। देखो सिंपल तो क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ, सर आपको आंसर खुद ही डी। करना। हाँ जी, डी। आई होप आपका आंसर सही है। क्वेश्चन इज द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय फॉर्मूला। ठीक है, ये है। इट फॉलोज दैट मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। हमने अभी तो डिस्कस किया था, डेंसिटी किसके बराबर आई थी? m डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नोट का क्यूब। ठीक है, मास कितना दे रखा है बच्चों? टोटल मास कितना? मास अपना 1.67 है इंटू 10⁻27 है, डिवाइड बाय आर नोट कितना बच्चों? आर नोट क्यूब, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगी? -45 हो जाएगी ना, आर यस नोट सर। क्यूब। ठीक है, अगर 45 हो जाएगी तो ऊपर कितना जाएगा? ऊपर जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए आंसर आ गया ना भाई। इन्होंने 10 की पावर का पूछा उन्होंने कि 10 की पावर किस में आओ। चलिए नाउ मास डिफेक्ट। अब बच्चों हुआ सर क्या जब 45 हमने, कैसे? बच्चे आप आर नोट की वैल्यू पुट करोगे ना, ये इसका क्यूब नहीं करोगे आप, इसका आर की वैल्यू जब पुट करोगे अच्छा तब क्यूब यस करोगे सर। ना। ठीक है, चलिए अब बच्चों हुआ क्या भाई, एक्चुअली अपना जो न्यूक्लियस है ना, अपना जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका मास क्या आना चाहिए? उसका मास आना चाहिए z टाइम्स mp, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में a माइनस z इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? ठीक है बच्चों, हमें मास मिला क्या? हमें मास मिला मास ऑफ द एटम माइनस z इंटू एम, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका मास हटा के हमने पूरे एटम का मास माइनस कर दिया। और हमें क्या मिला बच्चों कि हमें जो मास एक्चुअली कम मिला, तो मास हमें कैलकुलेट किया ना, वो जो हमें कम मिला, इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट, यानी कि मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व्ड। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है भाई, मास एक्सपेक्ट हमने क्या किया था कि जो अपना जो क्या बोलते हैं प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनको मतलब जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने प्रोटॉन है सबका मास आ गया, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने हैं उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, सारा ऐड कर दो, हमारा जो न्यूक्लियस है उसका मास आ जाएगा। हमने पहले ये सोचा, और हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो टोटल मास अपने एटम था उसमें से जब हमने इलेक्ट्रॉन का मास को माइनस किया ना, फिर भी बच्चों जो ऑब्जर्व मास था वो कम निकला। ठीक है, ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों? बिकॉज z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं, प्लस में a माइनस z क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमारे जो न्यूक्लियंस है उनका मास आ गया ना। एक तो ये तरीका है न्यूक्लियस का मास निकालेगा, एक है टोटल मास में से जो मास है एटम का उसमें से इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो माइनस कर दो। ठीक है, ओके, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? नो सर। ये नहीं आएगा, ठीक है, गलत है। ठीक है, सो mp मास ऑफ प्रोटॉन, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, me मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, mx इज मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, एक बच्चों एक फॉर्मूला है E इक्वल टू mc², जो कि आइंस्टीन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है। उन्होंने बोला था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मास
सॉरी एनर्जी किसके बराबर होती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या बच्चों, मास, ठीक है। यानी कि अगर मान लो इसका मास अगर इतना है ना, तो आप इससे एनर्जी भी निकाल सकते हो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, अगर बच्चों एम एम ई, अगर इसका जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना है, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एम इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिखा, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हमने एनर्जी निकाल ली, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी हमने किस फॉर्म में लिख दी, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिख दी, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिएक्शन। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हाँ जी बताओ। देखो इसमें करना है, देखो क्या आपने को, एक काम करो बच्चों, हमें क्या निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है ना, हमें क्या निकालनी है बच्चों, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सर तो इसका ए है। एक मिनट देखते हैं, देखो क्या करना है बच्चों, आप एक काम करो, ये मास डिफरेंस निकाल लो, मास भाई ई इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोलते हैं ना, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल लो और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी मेरी बात समझ गए भाई, क्या बोल रहे हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब हमने क्या देखा, हमने मास डिफेक्ट निकाल लिया, हमने ये देख रहे हैं कि मास कितना चेंज हुआ है, और उसको हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी क्या आ जाए, हमारी एनर्जी आ जाएगी, ओके। ओके यस बच्चों, सर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बाइंडिंग एनर्जी बच्चों, अब देखो होता क्या है ना, कि मान लो, अब हुआ क्या कि जो न्यूक्लियॉन्स है, जैसे मान लो कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब इन सब ने मिलके कंबाइन होके बच्चों एक क्या बना है, न्यूक्लियस बना है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, जो कि बच्चों क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब होता क्या है, अगर इसको मान लो स्टेबल होना है, दो चीजों को आपस में मिलाओगे, उनको अगर स्टेबल होना था, उनकी फाइनल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो स्टेबल होंगे ना। तो यानी कि बच्चों अगर हम मास डिफेक्ट निकाल लें, तो हमें बच्चों बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, ओके। तो मास डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट when nucleons combine to form a nucleus some energy is liberated। देखो बच्चों इसका मीनिंग समझो एक बार, ये मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है, मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है। अब हमने क्या देखा बच्चों, मास डिफेक्ट ये आया, ये आ गया मास डिफेक्ट, ये है क्या, सोचो, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, भाई टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमने ऐड किया, ये बच्चों ज्यादा निकला, ये बच्चों ये क्या ज्यादा है, बट हमने जब न्यूक्लियस का मास निकाला वो कम निकला। वो क्यों कम निकला बच्चों, क्योंकि जब प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस जब कंबाइन होकर बच्चों ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं ना, तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी निकलती है। और हमने अभी देखा था बच्चों, अगर सोचो एनर्जी निकलेगी, अगर बच्चों एनर्जी निकलेगी, तो मास कम होगा नहीं होगा, बच्चों मास कम होगा नहीं होगा,
यस सर। ठीक है, बस उसी तरह से करना है ये। ठीक है, चलिए सेकंड डेफिनेशन क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस मे बी डिफाइंड एज एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, हमने अभी देखा था। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफिनिट सेपरेशन। यानी कि बच्चों अगर देखो, अगर मान लो ये है, हमने इन दोनों को मिला के मान लो हमने क्या कर दिया, हमने एक न्यूक्लियस बना दिया, तो एनर्जी निकलेगी। अगर मान लो हमें इन सबको अलग करना है ना, तो हमें उतनी एनर्जी देनी भी पड़ेगी इसको। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का समझ आई बच्चों? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब बच्चों देखो, अब एक बात तो कंफर्म है कि भाई न्यूक्लियस में अपने जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो सारे के सारे कंबाइंड है और बिल्कुल ही मतलब स्टेबल स्टेट में है। इसका मतलब बच्चों उन सब के अंदर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये लगने के लिए बच्चों डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या बहुत ही कम होना चाहिए? किस रेंज में होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में होना चाहिए। सो एनर्जी, ठीक है, आ रहा समझ में? एनर्जी इज नीडेड टू पुल देम इनफिनिटली अपार्ट। द सेम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? चलो बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सर डी ऑप्शन। यस सर, डी लग रहा है। बाकी बच्चे? बिल्कुल सही, आंसर इज डी। क्यों? बिकॉज बच्चों फॉर एनी, नॉट फॉर एनी सेपरेशन, नॉट फॉर एनी सेपरेशन। सेपरेशन क्या होना चाहिए? 10⁻⁻15 होना चाहिए, तो कंसिडरेबल है। सबसे कम फोर्स होता है, सबसे कम फोर्स, सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड इज कौन सा? न्यूक्लियस फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अमंग अबाउट 1500 नॉन न्यूक्लियाइड्स लेस देन 260 स्टेबल। बच्चों देखो, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब उस स्टेबिलिटी अभी हम बात करेंगे, जो कि अगला जो चैप्टर बच्चों रेडियो एक्टिविटी, उसके बारे में आगे बात भी करेंगे। अब होता क्या है, जब हमारा न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है ना, ठीक है, तो उसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और गामा रेज निकलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़े भी होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम है बच्चों, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि जब भाई न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो एनर्जी निकलती है। अब उन्हीं को अगर मान लो, देखो ये न्यूक्लियस है, इसको अपने को ब्रेक करना है, इसको अपने को ब्रेक करना है, तो हमने क्या दे दी? बाइंडिंग एनर्जी दे दी हमने। बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो क्या फायदे को ब्रेक हो गए। सो व्हेन न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, सम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज लिबरेटेड, एंड वाइस वर्सा आल्सो, एंड वाइस वर्सा आल्सो। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब कितना बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। क्या करना अपने को करना है, ठीक है, जो टोटल अपनी बाइंडिंग एनर्जी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करते हैं, यानी कि ए मास नंबर से डिवाइड कर दो। So the average energy required to release a single nucleon from nucleus is called binding energy per nucleon.
बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, आगे स्टेबिलिटी डिफाइन, हम इसके बारे में स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितनी ज्यादा बच्चों बाइंडिंग एनर्जी होगी ना पर न्यूक्लियन, उतनी ज्यादा क्या हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है भाई। ऑब्वियसली यार, अगर मान लो दो बंदे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने हाथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ रखे, तो उनको अलग करने में हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन मान लो दो बंदे बिल्कुल पास में खड़े हैं और हमने हल्का सा धक्का दे दिया, वो दोनों अलग अलग हो गए, तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ऐसी यहाँ भी है, ठीक है। सो E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमने क्या देखा बच्चों कि अगर मास नंबर है ना 50, मास नंबर जो ना 50, इसके अराउंड देखो आप, ये देखो क्या है, ये क्या न्यूक्लियर एनर्जी, एक मिनट सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा कितनी, 8.8 है बच्चों, इसकी आयरन की, ठीक है। और उसके बाद फर्दर देखो, आप जब मास नंबर आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है, और सर आयरन की इधर बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। यस, बाइंडिंग के जो सॉरी अपने आयरन के जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके बच्चों बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है बाकी एटम्स की कंपेयर में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन, एज द मास नंबर ए इज इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस। चलिए बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सी। ओके, बाकी बच्चे दो। सबका आंसर सी है? चलो बिल्कुल सही बच्चों। देखो क्या है, अगर हम पहले क्या कर रहे हैं, देखो हम इधर जा रहे हैं, हम इधर देखो जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर क्या डिक्रीज कर रही है, चलिए ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, so बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेस ऑन एन एवरेज एंड रीचेस a maximum of about 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर, इसके लिए 50 to 80 बच्चों, इस रेंज में आप देख रहे हो, लेट मी शो हियर, इस रेंज में बच्चों क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल है, 50 से 80 के बीच में बच्चों ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि बच्चों देखो आगे हम दो प्रोसेस भी पढ़ने वाले हैं, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन में क्या होता है बच्चों, दो अनस्टेबल न्यूक्लियर मिलकर बच्चों एक ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर बनाते हैं, और फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियर बच्चों ब्रेक होके छोटे न्यूक्लियर में ब्रेक होता है, ठीक है, और वो ज्यादा स्टेबल बनता है। ओके, सो फॉर स्टिल हैवियर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्लोली डिक्रीजेस एज ए इंक्रीजेस। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर, आगे सर। ठीक है, आगे चले। चल, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए, आयरन, विच इज इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई देन हैवी न्यूक्लियाई, हेंस मीडियम न्यूक्लियाई आर हाईली स्टेबल, ठीक है। तो जो बड़े होते हैं बच्चों वो छोटे में टूट जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जो छोटे होते हैं बच्चों वो मिलके बच्चों एक बड़ा वो बनाते हैं, न्यूक्लियर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर दो, अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस
मास नंबर कर्व विच इज नॉट करेक्ट। चलो बच्चों इसका आंसर दो जल्दी से, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन। सर ए ही होगा इसका ऑप्शन। ठीक है बच्चों, गलत बताना, गलत सही नहीं बताना, गलत बताना है। सर सी। सी, ओके। सर आई थिंक डी होगा। अभी देखते हैं बाकी बच्चे। देखो आंसर इज सी। क्यों बच्चों? मीडियम साइज न्यूक्लियस तो बच्चों ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो हैवी न्यूक्लियस नहीं बनाते हैं। ठीक है चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियर इज शोन इन द फिगर। WXYZ 4 न्यूक्लियर दे रखे हैं ऑन द कर्व। द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर इसमें क्या बताना है, समझ नहीं आया। इसमें बच्चों ये बताना अपने को कि कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब क्या बच्चों, आप ये चेक करो कि कौन सा, कौन क्या, मतलब देखो या तो W को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप देखो ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है कि Y क्या है, Y दो में ब्रेक हो रहा है, Y जो है दो में ब्रेक हो रहा है। ठीक है ओके। बी ऑप्शन क्या है, W क्या है, W बच्चों दो में ब्रेक हो रहा है, एक X में और एक Y में। और सी क्या है, W क्या बच्चों दो Y में ब्रेक हो रहा है। और डी ऑप्शन क्या है कि X क्या बोलते हैं, X Y और Z में ब्रेक हो रहा है। मतलब आपको ये चेक करके बताना बच्चों कि कौन सा, किससे एनर्जी निकलेगी, मतलब कि कौन सा स्टेबल है। आप बताओ कौन सा स्टेबल है। सर वाई। आई थिंक सी। बिल्कुल सही आंसर दिया। किसने आंसर दिया ये? सर साक्षी। अच्छी, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही बढ़िया, छा गए तुम। देखो बच्चों आप ये चेक करो ना कि भाई हमें ज्यादा स्टेबल कहाँ, देखो एनर्जी कब निकलेगी, एनर्जी निकलेगी का मतलब क्या है। आप बच्चों अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी दोगे ना, आप उसको अनस्टेबल कर रहे हो। आप सोचो ना भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस है और सारे स्टेबल है। आप उनको गर्म करोगे तो वो ऐसे हिलने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे, तो ट्राई करेंगे दूर जाने की। क्यों? आपने एनर्जी दे दी, अनस्टेबल कर दिया। एक होता है बच्चों एनर्जी निकलना, उससे बच्चों चीजें स्टेबल होती है। भाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू कितना बड़ा, देखो बड़े वाला है, बड़ा न्यूक्लियर है ना, ये इसमें ब्रेक होगा जो कि ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो चांसेस है डब्ल्यू के दो में टूटने की। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि वाई टूट के जेड, दो जेड में बनेगा। कैसे बनेगा, वाई ज्यादा स्टेबल है, बन नहीं सकता, गलत है ये तो। बी क्या है कि डब्ल्यू ब्रेक होगा किसमें, एक्स में और जेड में ब्रेक होगा। अरे भाई अगर डब्ल्यू के पास ऑप्शन है ब्रेक होने का, तो वाई में ब्रेक होना चाहिए उसको। एक्स जेड तो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो डब्ल्यू क्या है, दो वाई में ब्रेक होगा, जो ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने देख लिया है। ठीक है, सो हैवी न्यूक्लियाई अचीव स्टेबिलिटी बाय ब्रेकिंग इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियाई अचीव स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग एंड रिजल्टिंग इनटू हैवी न्यूक्लियस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। पक्का? आगे चले क्या? यस सर। चल, now nuclear fusion, so it is the phenomena of fusing two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus। फ्यूजन में क्या होगा बच्चों, दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियर को हम ऐड करेंगे और उसे एक बड़ा न्यूक्लियर बनाएंगे, हैवी न्यूक्लियर। सो ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी को मिला के हमें क्या मिला, सी मिल रहा है। लेकिन बच्चों साथ में एनर्जी भी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा ना।
So the product C is more stable than reactants and A and B and MC. बच्चों मास क्या है? अब जो बच्चों अगर एनर्जी निकलेगी तो आप खुद बताओ, हमने उस टाइम भी डिस्कस भी किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप खुद बताओ मास A और मास B, मास C। बच्चों अगर ज्यादा स्टेबल है और एनर्जी रिलीज हो रही है, बच्चों अगर एनर्जी, भाई इन दोनों का मास, ठीक है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, एक C बना रहे हैं, उसका मास C है और एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, तो मास का लॉस होगा नहीं होगा? तो मास का लॉस होगा या नहीं होगा? मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? मुझे किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सर दोबारा बताना, आपने क्या बोला? कहने का मतलब है बच्चों, हमने दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को हमने मिलाया, A प्लस बी, C निकला, ठीक है, अब और साथ में एनर्जी निकली, तो बच्चों हमने कुछ टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये C लाइट है बच्चों, ये लाइट स्पीड ऑफ लाइट है। अब बच्चों अगर एनर्जी निकली है, यानी कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तभी तो एनर्जी निकली है। अगर A प्लस बी में से का मास है दोनों का कंबाइन, उसमें से अगर कुछ मास अगर एनर्जी में बदला है, यानी कि मास ऑफ C will be less than mass of A plus mass of B। यस सर। ठीक है, इसलिए बच्चों C ज्यादा स्टेबल है। सो द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ C बोथ आर मोर देन A एंड B। ये बात सबको समझ आई? यस ठीक है, सर। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नाउ Q वैल्यू, Q वैल्यू क्या होती है बच्चों? सो इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस। डीके का मतलब क्या है? बड़ा, जो बड़ा मॉलिक्यूल है बच्चों वो छोटे में बदल गया है, समझ रहे हो? सो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या है समझ में बच्चों? Q वैल्यू यस टोटल सर। मास ऑफ रिएक्टेंट। भाई देखो, अगर आप मास डिफेक्ट निकाल लो या चेंज इन मास निकाल लो तो अपने को एनर्जी मिल जाएगी। मतलब क्या इस बात का? इस बात का ये मतलब बच्चों कि मान लो कि C है, ये बच्चों A और B में टूट गया है, प्लस में एनर्जी है, प्लस में एनर्जी है, तो यानी कि जो रिएक्टेंट्स है बच्चों, मान लो जैसे C है यहाँ पे, तो C का मास उनसे ज्यादा होगा A और B से। ये बात किस किस को समझ आई? यस यस सर। पक्का? यस सर। यस ठीक है, सर। नाउ अब देखो, नाउ इफ Q इज पॉजिटिव, अब सोचो अगर Q पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव बच्चों, ठीक है, यानी कि एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई है, एंड प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। इफ Q इज नेगेटिव, यानी कि बच्चों एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की है, एंड प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, यस सर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1H2 एंड 2He आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। चलो बच्चों इसका आंसर दो जल्दी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए इनको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उससे, ए से।
हाँ जी, कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों? कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, पहले आप इनकी एनर्जी निकालो, टोटली एनर्जी कितनी है। सो बाइंडिंग एनर्जी जो अपने रिएक्टेंट है कितनी हो जाएगी, 2 + 2 इंटू 1.1, कितना हो गया ये, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या बोल रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एनर्जी विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, 28 माइनस 4.4, कितना आ गया 23.6, आंसर डी। बच्चों ये समझ आया क्या? देखो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, काफी बच्चों को आई थिंक समझ नहीं आया होगा। देखो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन को निकालने में हमें 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो टोटल न्यूक्लियन देखो कितने हैं, टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, लेफ्ट साइड में कितने बच्चों, 1s2 + 1s2, तो टोटल 4 न्यूक्लियंस हो गए ना। तो टोटल एनर्जी कितनी है बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में बच्चों चार कितने हैं, 4 न्यूक्लियंस है टोटल, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, हीलियम के केस में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो प्रोडक्ट है बच्चों उस साइड में कितनी है टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो कितना होगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही मेरी बात समझ में? सर अगर पर न्यूक्लियन की जगह खाली न्यूक्लियन दिया होता सर फिर? तो बच्चे हम एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन ही वैसे कर रहे हैं। अगर ओके सारे न्यूक्लियंस के लिए, अगर सारे न्यूक्लियंस के लिए दे रखा होता तो हम वैसा कर लेते, फिर हम फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करते नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। स्टेटमेंट को, अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ना बस। बच्चों मेरी बात समझ आई क्या? वैसे नहीं दिया तो सर, मतलब सर न्यूक्लियन दिया तो हम सिंपल सिर्फ माइनस कर देंगे ना फिर। अच्छा चलो मान लो ऐसे लिखा होता कि बाइंडिंग एनर्जी, ओके ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी 4 क्या बोलते हैं 1s2, सिर्फ इतना दे रखा होता 1s2, तो कितना, मान लो कि 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। अब लेकिन हमारे पास 2 1s2 है भाई, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 1s2 है ना, तो 1.1 + 1.1 करते हैं। और उधर मान लो दे रखा होता कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर H2SE4 के लिए हमें मान लो उन्होंने 7 दे रखा है, तो हम क्या करते, 7 माइनस 2.2 कर देते। फिर आई क्या बात समझ में? ये फिर से रिपीट करोगे वाला क्वेश्चन, रुको मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ, काफी बच्चे कंफ्यूजन में लग रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसके लिए, 1h2 के लिए। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने बच्चों, 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। सो टोटल बाइंडिंग, सॉरी, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो गया 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आया समझ में। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इसके लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स कितने हैं बच्चों? प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 4 हैं। तो देयरफॉर टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 7.0 यानी कितना होगा? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या? एनर्जी रिलीज। तो कितनी हो जाएगी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, यानी कि 28 माइनस कितनी? 4.4 कितना गया? 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब समझ आया क्या? यस सर। यस अब सर। डाउट किसी को? नो सर। पक्का? चले आगे। यस सर। Now next topic is packing fraction. Next topic is packing fraction. क्या होता है बच्चों packing fraction? So mass defect per nucleon is called packing fraction. ठीक है भाई, हमें जो मास डिफेक्ट मिला है, ठीक है, मास डिफेक्ट मिला है पर न्यूक्लियन, रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट डिवाइड बाय न्यूक्लियन। सोचो, मान लो कि एक कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस में मान लो 4 न्यूक्लियंस है, ठीक है, और मान लो कि 4 ग्राम, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 ग्राम का मास डिफेक्ट मिला है, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर न्यूक्लियन से 1 ग्राम मास लॉस हुआ है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना? ठीक है, अगर मान लो उसमें 40 न्यूक्लियंस हो और जो मास डिफेक्ट 4 ग्राम ही हो, तो हम बोल नहीं हो सकते हैं। रही। नहीं, मैं लिख नहीं रहा, मैं ऐसे डिक्टेट कर रहा हूँ। रुको, मैं यहाँ पे डिस्कस Okay. कर लेता हूँ। देखो देखो, मान लो अगर जो मास डिफेक्ट है और न्यूक्लियंस कितना बच्चों? 4 ग्राम। सिमिलरली अगर 40 न्यूक्लियंस हो बच्चों और सेम ये है, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन बच्चों ज्यादा होगा, ठीक है, तो बच्चों वो कम स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा? क्या लगता है? भाई समझो, 4 पार्टिकल्स हैं, 4 न्यूक्लियंस में, उनमें से 4 ग्राम का मास लॉस हो गया, और बच्चों एक दूसरे न्यूक्लियर में 40 न्यूक्लियंस है और मास डिफेक्ट 4 ग्राम ही हुआ है, तो आपको नहीं लगता सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा? भाई अगर आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एफ कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 40। तो इसका कितना है बच्चों? 4 डिवाइड बाय 4। तो यानी कि बच्चों जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा ना, तो आपको यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, देखो, packing fraction measure the stability of nucleus. Smaller the value of packing fraction, larger is the stability of the nucleus. आया क्या बच्चों को समझ में? यस सर। पक्का? ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन x is for 200, x का मास नंबर 200 है, ओके, a 10 प्लस b, सॉरी a 110 है, b 80 है। If the binding energy per nucleon for x, a and b are this, then the energy release कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। हमने अभी किया था इस पे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था, पीले वाला वही है। चलो ट्राई करो क्वेश्चन ये।
बच्चों क्या आंसर आया? देखो सॉल्यूशन नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ मैं भाई। देखो सर 1 सेकंड बस कर रहे। हाँ जी हाँ जी, लो बच्चों ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब निकाल लेना आप। ठीक है, ओके सर। यस सर। यस सर। चलो बच्चों, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। ठीक है, सो आई होप आप बच्चों अपना रिवीजन साथ साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?